हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लास शिद्दत से करना है। अभी यूनिट नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है और यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोग भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग के पढ़ने के क्रम में आज हम लोग भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। लगभग 7 से 8 ऐसे प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक चीजों को अच्छे से समझना है। ये सारे टॉपिक आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो 5 नंबरी क्वेश्चंस आपका यहां से पूरा का पूरा कवर होने वाला है ना भाई। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से हर चीजों को समझना है। और एक बार आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करने में बड़ा कंजूसी करते हैं भैया, आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लाया जाता है तो आपका काम है सपोर्ट करना। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई जाती है। शेयर कीजिए, सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अब आइए हम लोग बारी बारी से हर एक कवि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सभी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हम लोग भारतेंदु युग की बच्चे। तो भारतेंदु युग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफी सारी जानकारियां बता दिया है। अब जैसे कि हम बात करते हैं भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में, तो जैसे कि भारतेंदु युग में जो काव्य रचना हुआ करती थी उसके कुछ प्रमुख कवियों के रूप में जैसे कि बात करें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो जैसे कि आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हो जाते हैं, जगमोहन सिंह जी हो जाते हैं, फिर अंबिका दत्त व्यास जी हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं। ये सारे जो कवि हैं प्यारे बच्चे, यह भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी भारतेंदु युग में बहुत सारे कवि हुए, लेकिन आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये सारे कवियों के बारे में आज आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, हरियौध जी, ये सभी जो हैं क्या किए तो भारतेंदु युग में अपनी कविताओं का प्रकाशन किया। हालांकि इनकी जो कविता है भारतेंदु युग में उतना ज्यादा चर्चित नहीं हो सका। ठीक है, भारतेंदु युग के बाद जो परवर्ती युग आया प्यारे बच्चे, परवर्ती युग में आपके श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त जी, ठीक है, इसके बाद आपके जो हरियौध जी हो जाते हैं, इन सभी की काव्य रचनाएं जो है प्रचलित होती हुई नजर आई। इसलिए हम इन सभी को भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब आइए हम जानते हैं बारी बारी से जो भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं उस पर नजर डालते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम भाई भारतेंदु युग, इस युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? आप लोग एक बार कमेंट करके बताना फटाफट से। आप लोग कमेंट में छाप दीजिए बच्चे कि भारतेंदु युग का नामकरण जो है यह किसके नाम पर किया गया। तो आपका प्यारा सा जवाब होगा बच्चे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। हालांकि आप सभी बच्चों के लिए मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय और इसके साहित्यिक परिचय पर देखिए बगल में आपको ये क्लासेस दिख रही है, ये क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड किया है जहां पर काफी डिटेल में मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया था। उनके जीवन की जो स्थिति थी उसके बारे में बताया, साहित्य में उसका क्या योगदान रहा था हम उसके बारे में आपको बताए थे। आज हम थोड़ा सा एक बेसिक तौर पर इसके परिचय को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं भारतेंदु जी की, तो इनकी एक ग्रंथावली थी जिसका नाम था भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु ग्रंथावली में प्यारे बच्चे 70 जो काव्य कृतियां को शामिल किया गया था। कितने काव्य कृति शामिल किए गए थे? 70 काव्य कृति जो है यह शामिल किए गए थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतेंदु ग्रंथावली में कितने काव्य कृतियां थी, तो आप कहोगे बच्चे 70 काव्य कृतियां थी। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी प्रमुख रूप से जो काव्य कृतियां थी उसके नामों को जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर काव्य कृतियां जो है यह आपके भारतेंदु ग्रंथावली में शामिल था। इसके बाद था गीत गोविंद। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे कि प्रेम मालिका। इसके बाद बच्चे विनय प्रेम पचासा, फिर वर्षा विनोद, फिर प्रेम फुलवारी, इसके बाद जो है बेनुगीत। ये सारे जो है प्रमुख रूप की काव्य कृतियां थी जो कि आपके भारतेंदु ग्रंथावली में शामिल था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
कहीं से भी पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेम मालिका जो है इसका जो है संकलन किस ग्रंथावली में था, तो आप कहोगे सर भारतेंदु ग्रंथावली में था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में आपको भक्ति और श्रृंगार रस की काफी ज्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी किसकी प्रधानता देखने को मिलती है, तो आप कहोगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य रचना थी उसमें भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है और इसके साथ साथ जो है श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य में नए विषयों का समावेशन किया। किसका समावेशन किया बच्चे, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है कि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु जी के द्वारा रचनाएं की गई इसमें ज्यादातर जो है राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, राष्ट्र प्रेम के बारे में, प्रकृति चित्रण के बारे में बताया गया है ना, जो कि इसके पूर्व जो काव्य रचनाएं हुआ करती थी उसमें इन सभी चीजों का अभाव देखने को मिलता था। तो ये नई चीजें उभर कर कहां आई, तो यह भारतेंदु के रचना में आई। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने जो है अपने काव्य रचना में नए नए विषयों को जोड़ने का प्रयास किया और इसीलिए जो है इनके युग को नव जागरण का युग भी कहा जाता है। नया चीज आया, नई जागृति आई, इसीलिए क्या कहेंगे, इसके युग को नव जागरण का युग भी कहेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए प्रकृति चित्रण के साथ साथ जो है इनके काव्य रचना में देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रीयता, इन सभी के स्वर देखने को मिलते थे। ठीक है बच्चे, आइए बात करते हैं आगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्य भाषा में जो है किसका प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का उपयोग किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हाईलाइट करके आप याद रखोगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु की जो काव्य भाषाएं थी वह क्या थी, तो आप कहोगे सर इन्होंने जो है काव्य भाषा ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके द्वारा कई सारे पत्रिकाओं का संपादन किया गया, जैसे कि इन्होंने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन किया। इसके अतिरिक्त जो है हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किया। समझ में आई बात, तो ये दो पत्रिकाएं देखिए, यहां पर जो फिगर लगा हुआ है आप देखेंगे यह कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका है। ठीक है, और यहां पर बच्चे जो आपको फिगर दिख रहा है, यहां पर फिगर जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो फिगर है बच्चा जी, ये वाला फिगर किसका है, तो आपका जवाब होगा सर ये वाला फिगर जो है हरिश्चंद्र पत्रिका का फिगर है। ठीक है, और ये वाला आपका हो गया कवि वचन सुधा का। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कई सारी पत्रिकाएं लिखी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास करी होगी तो आपको पता होगा इसके सभी पत्रिकाओं के बारे में। एक बार आप लोग जो है हरिश्चंद्र के सभी पत्रिकाओं का नाम कमेंट में लिखिए, फटाफट से लिखते जाइए बच्चे। ठीक है, चलिए तो ये जानकारी था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित। जब भी आपको पूछा जाएगा आप आराम से लिख सकते हो। एक बार कमेंट करके बताना कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई। अब आ जाइए इस क्रम में हम दूसरे कवि के पास चलते हैं। तो दूसरे जो आपके लेखक हो जाते हैं जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करते हैं तो इनका जो जीवन काल रहा था 1856 से लेकर के 1894 तक। बहुत ही कम समय में जो है ये सभी लोग जो है मर गए। जैसे कि प्यारे बच्चे 35 साल की उम्र में आपका हरिश्चंद्र जी मर गए थे, है ना। उसी प्रकार से इनका भी जीवन काल जो है बहुत ही कम दिनों का लग रहा है ना। यहां पर देखिए 4 में से 6 जाएगा भाई, 8 यहां पर, और इसके बाद बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 38 साल में इनका भी काम खत्म हो गया था। कितने साल में बच्चे, 38 वर्ष में इसका भी काम खत्म हो गया था। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी का जो पूरा नाम हो जाता है बच्चे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाता है। इनका जो जन्म है 24 सितंबर 1856 को होता है। डेट ऑफ बर्थ सबका याद रखना है आपको, और जन्म स्थान भी आपको याद रखना है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो प्रताप नारायण जी का जन्म जो है बैजे गांव बैथर उन्नाम जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बैजे गांव बैथर जिला में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं इनके जो पिताजी थे बच्चे, इनके पिताजी का नाम था संकटा प्रसाद मिश्र। क्या नाम था, संकटा प्रसाद मिश्र। और इनकी जो माताजी हैं, इनके माताजी के नाम के संबंध में जो है कोई भी ऐसा स्रोत उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इनकी माताजी का नाम जो है स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी माताजी के नाम को आप याद
नहीं भी रखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चे बात करते हैं तो पेशे से यह एक लेखक थे और इन्होंने अपने साहित्यिक भाषा में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? जो इन्होंने काव्य रचनाएं की उसमें किस भाषा का प्रयोग किया? आपका जवाब होगा सर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनका जो साहित्यिक काल रहा था ये भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे और भारतेंदु जी के द्वारा जो एक भारतेंदु मंडल तैयार किया गया था उस भारतेंदु मंडल में इनका भी प्रमुख स्थान था। ठीक है, इनके अगर रचनाओं की बात करते हैं तो इन्होंने कई सारी रचनाएं की। ठीक है, कई विधाओं में अपनी रचनाएं की, जैसे कि इन्होंने काफी सारे निबंध की रचना किया, काफी सारे नाटक लिखे और काफी सारी कविताएं लिखी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जो कि मासिक पत्रिका थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हाईलाइट करके जरूर याद रखिएगा बच्चा। ठीक है, देखिए इनके द्वारा जो है ब्राह्मण मासिक पत्रिका का क्या किया गया बच्चे? संपादन किया गया। ठीक है, आइए जानते हैं हम इसके कुछ काव्य कृतियों के बारे में। तो जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र जी के काव्य कृतियों के संबंध में बात करें तो इन्होंने जो है मन की लहर नाम की एक काव्य लिखा, प्रेम पुष्पावली नाम की काव्य लिखा, लोकोक्ति शतक, इसके बाद जो है श्रृंगार विलास, इसके बाद बच्चे जो है तृप्यताम। ये सारे जो हैं आपके काव्य रचनाएं किसके हैं? तो आप कहोगे सर प्रताप नारायण मिश्र जी की काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इन्होंने अपने कविताओं में समसामयिक देश दशा, ठीक है, समसामयिक देश दशा कहने का मतलब है कि जब यह काव्य रचना करते थे तो उस समय देश की वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान स्थितियों को ये बताने का अपने कविताओं के माध्यम से प्रयास करते थे। साथ में प्यारे बच्चे इन्होंने अपनी कविताओं में राजनीतिक चेतना का भी वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? राजनीतिक चेतना का वर्णन किया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो यह एक संस्था के सदस्य भी रह चुके थे, जिस संस्था का नाम क्या था आप लोग नोट कर लीजिएगा। संस्था का नाम था रसिक समाज। क्या था प्यारे प्यारे बच्चे? रसिक समाज नाम की जो है, रसिक समाज नाम की क्या था? एक संस्था था, इसके भी यह सदस्य रह चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारी जानकारी बच्चे आपके प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित हो जाता है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्रम में अगला जो आपके लेखक हो जाते हैं जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी और इसे प्रेमघन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्रेमघन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके जीवन काल की। तो 1855 से लेकर के 1923 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा था। ठीक है, इस क्रम में इन्होंने काफी सारे साहित्यिक रचनाएं की, हम उन सभी चीजों को जानते हैं। तो पहले इनका एक छोटा सा जीवन परिचय कर लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1855 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चे? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय। इनके भी माता जी के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और साहित्य में जो इसने रचना की थी बच्चे, इनकी भी साहित्यिक भाषाएं जो थी वह ब्रज भाषा था। यह भी पेशा से एक लेखक थे और इनकी जो मृत्यु हो जाती है यह 1923 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसके कुछ साहित्यिक योगदानों के बारे में। तो जैसे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करते हैं तो अब तक इनके एक ही काव्यों का संकलन जो है यह स्पष्ट रूप से सामने आता है और उस काव्य का नाम क्या है बच्चे? तो आप याद रखोगे प्रेमघन सर्वस्व। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्व जो कि इनकी एक काव्य संकलन रचनाएं हैं जो अभी तक उजागर तौर पर आपके सामने हैं और वह एकमात्र रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें आपको कई सारे काव्य देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं जीर्ण जनपद की, फिर बात करते हैं आनंद अरुणोदय की, फिर बात करते हैं देखिए तो अगला है हार्दिक हर्षादर्श, फिर मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु और इसके बाद बच्चे क्या कहते हैं लालिब्य लहरी। ठीक है, फिर जो अगला है आपका ब्रजचंद्र पचक। ये सारी जो काव्य रचनाएं हैं या किसमें संकलित हैं? तो आप कहोगे सर प्रेमघन सर्वस्व नाम के जो एक काव्य संकलन रचनाएं हैं उसमें ये सारे काव्य संकलित है। आगे देखिए तो प्रेमघन जी के द्वारा जो कविताएं लिखी गई उन सभी कविताओं में राजभक्ति और राष्ट्रीयता का समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है लोगों को जागृत करने का प्रयास जो है इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। हालांकि
आप सभी को पता है कि भारतेंदु युग के जितने भी कवि हुए उन सभी के कविताओं में एक विशेषता तो देखने को मिलती ही मिलती है, और वह है राष्ट्र प्रेम। ठीक है, तो वैसे ही प्यारे बच्चे प्रेमघन जी के कविताओं में भी राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उन्होंने देश की दुर्व्यवस्था का चित्रण जो है अपनी कविताओं में किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आदिकाल में प्यारे बच्चे, आदिकाल में क्या था, तो आदिकाल में हमारा भारत जो है, सॉरी आदिकाल कहते हैं आधुनिक काल में। ठीक है, कौन सा काल, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको याद रखिएगा। आधुनिक काल में बच्चे याद रखिएगा कि आधुनिक काल में हमारा भारत क्या था, तो ब्रिटिश शासकों का गुलाम था, और उस समय हमारे भारत की जो दशाएं थी वह काफी जर्जर थी। उन जर्जर दशाओं को किसके द्वारा, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा अपनी कविता के माध्यम से बताया गया। अब देखिए, ये ब्रज भाषा में तो अपनी रचना किया ही करते थे, इसके साथ साथ इन्होंने अपना नाम चेंज करके, ठीक है, उर्दू भाषा में रचनाएं की। उर्दू भाषा में किस नाम से रचना किया, तो अब्र नाम से। क्या याद रखोगे, इन्होंने जो है अब्र नाम से उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं की। तो ये सारी जानकारी आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। इस क्रम में जो अगला नाम आता है वह नाम क्या है, जगमोहन सिंह जी का। जगमोहन सिंह जी जो कि काफी फेमस कवि थे भारतेंदु युग के। ठीक है, इनके अगर जीवन अवधि की बात करें बच्चे, तो 1857 से लेकर के 1899 ईस्वी तक, ये भी बहुत कम समय तक जो है जीवित रह पाए थे। कितने वर्षों तक, तो जवाब होगा सर 42 वर्षों तक ही यह जीवित रह पाए। ठीक है, काफी अल्प आयु में इन लोगों का क्या होता चला गया, निधन होता चला गया। इस क्रम में हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो इनका जो जन्म होता है बच्चे 1857 में होता है, जो कि कहां पर होता है, तो विजय राघवगढ़ आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम जो है ठाकुर सरयू सिंह है। यह ठाकुर घराने से था, राज घराने से था। एक राजकुमार के रूप में भी इसे हम जान सकते हैं। किसके रूप में जान सकते हैं बच्चे, राजकुमार के रूप में भी आप जगमोहन सिंह जी को जान सकते हैं। हालांकि बाद में चलकर जो है ठाकुराना हक इसे भी मिला, ये भी ठाकुर बने, है ना। काहे कि पुरातन समय में तो आप देखते रहे होंगे कि राजा का बेटा राजा बनता था, है ना। तो इनके पिताजी ही जमींदार थे, इनके पिताजी ही क्या थे, तो ठाकुर घराने से थे। ठीक है, तो ये भी बाद में चलकर जो है ठाकुर की पदवी धारण करते हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके माताजी के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं देखने को मिलती है। साहित्य की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कई भाषाओं में अपनी साहित्यिक रचना की, जैसे कि ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में। ठीक है, इन सभी भाषाओं में जो है इन्होंने अपनी रचनाएं करी। और इनका जो मृत्यु हो जाता है प्यारे बच्चे 4 मार्च 1899 ईस्वी को क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, देहावसान हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साहित्यिक योगदानों की। तो जगमोहन सिंह जी की जो काव्य कृति रही है, उन काव्य कृति में ऋतु संसार, ठीक है, इसके बाद देवयानी, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, इसके बाद जो है आपका प्रेम संपत्ति लता, मेघदूत, ये सारी की सारी चीजें जो हैं शामिल रहा है। अब आपके मन में सवाल आता होगा सर मेघदूत, मेघदूत तो ये कालिदास की रचना है ना। कुछ बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं इस पर कि मेघदूत जो है यह कालिदास की रचना है। तो याद रखिएगा, इन्होंने कालिदास की जो रचना थी मेघदूत, उसको अनुदित के नाम से जो है अनुवाद किया था। क्या किया था बच्चे, मेघदूत का इन्होंने अनुवाद किया था, समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो जगमोहन जी जो है यह भावुक मनोवृत्ति के काव्य रचनाकार थे। भावुक मनोवृत्ति कहने का मतलब यह है कि अपनी काव्य रचनाओं में इन्होंने ऐसे शब्दों का यूज किया है जिसे पढ़कर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, है ना। काफी भावभीनी तरीके से जो है बच्चे इन्होंने अपने कविताओं की रचनाएं की है। इसके साथ साथ इनके कविता में श्रृंगार रस का भी वर्णन देखने को मिलता है। प्रकृति से प्रेम के बारे में भी इन्होंने अपनी कविताओं के बारे में बताया है। तो इन सभी चीजों का संकलन आपको किसके कविताओं में मिल जाता है, तो जगमोहन सिंह जी के रचनाओं में मिल जाता है। कौन कौन सी चीजें याद रखेंगे, पहला तो आप याद रखेंगे कि प्यारे बच्चे इसमें इनकी रचनाओं में जो है भावुक मनोवृत्ति देखने को मिलती थी, श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता था और प्रकृति प्रेम देखने को मिलता था। इसके साथ साथ इन्होंने अपने काव्य रचना में अलंकारों का भी
काफी वर्णन किया है, ठीक है, प्रयोग किया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कालिदास की जो एक रचना थी जिसका नाम है मेघदूत, अभी मैंने आपको बताया कि मेघदूत का जो है इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। ये सारी जानकारी आप जगमोहन जी से संबंधित याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इस क्रम में कुछ अगले कवि को, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो ये सारी चीजें याद रखने वाली है, आपको कोई ट्रिक तुक्का तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता है या फिर बताया नहीं जा सकता है, इसको आपको याद रखना ही होगा। जो भी चीजें मैं आपको जानकारी बता रहा हूं आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है, नोट करके इसको बार बार देखना है, ठीक है। याद भी करने से, रट्टा मारने से चीजें याद नहीं रहती है। बार बार आप जिस चीज को देखते रहिएगा तो वो चीजें क्या रहेगी, आपके नजर में बना रहेगा और पेपर में जब प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर सकोगे। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में। तो अंबिका दत्त व्यास जी की बात करते हैं तो इनका जो जीवन काल रहा था यह 1858 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। चलिए इनका पूरा नाम क्या था, अंबिका दत्त दास। जन्म कब हुआ, 1858 ईस्वी में। कहां पर जन्म हुआ बच्चे, तो जयपुर में, जो कि आपके राजस्थान में है। जयपुर कहां है बच्चे, राजस्थान में है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का जो नाम है दुर्गा दत्त, इनके पिताजी का नाम क्या है, अंबिका दत्त व्यास जी के पिता का नाम दुर्गा दत्त, माता का नाम इनका भी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जो साहित्य में रचना की उसकी भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। और इनका जो मृत्यु हो जाता है प्यारे बच्चे, यह 1900 ईस्वी में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। तो एक छोटा सा जो है बेसिक तौर पर आप इसका जीवन परिचय इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आइए इस क्रम में हम लोग अंबिका दत्त व्यास जी के साहित्यिक योगदानों के बारे में जानते हैं। तो साहित्यिक योगदान के क्रम में अगर हम देखते हैं तो अंबिका दत्त की जो प्रमुख रचनाएं रही है उस रचनाओं में से जैसे कि हम बात करते हैं पावस पचासा। पावस पचासा इनकी काफी फेमस रचना रही थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो है सुकवि सतसई के बारे में लिखा है। इसके बाद जो है इसके बाद जो इनकी रचनाएं प्यारे बच्चे क्या है, हो होरी, क्या है इनकी रचनाएं, हो होरी। और इसकी सबसे फेमस रचनाएं जिसको लेकर यह काफी चर्चा में रहा वह क्या था, तो वह था बिहारी विहार। क्या था बच्चे, बिहारी विहार। ये सारी रचनाएं आपकी किसके हैं, अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाएं हैं। तो आप इस रचनाओं को याद रखिएगा जहां से आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो इनके काव्य की जो सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां थी, हम उस पंक्तियों की बात करते हैं। तो देखिए पंक्तियां क्या है, यह पंक्तियां था प्यारे बच्चे, पूरी अमी की कटोरियां सी चिरंजीवी रहियो विक्टोरिया रानी, ठीक है। क्या, पूरी अमी की किटोरियां सी चिरंजीवी रहियो विक्टोरिया रानी। विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, है ना, उसके बारे में लिखे हैं। तो ये इनके काव्य की जो है काफी फेमस पंक्ति रहा था। चलिए आगे बात करते हैं बिहारी विहार, जो इनकी एक काफी फेमस रचना थी जिसको लेकर यह चर्चा में बने रहे। इसमें उन्होंने जो है बिहारी जी के, बिहारी कवि के दोहे का जो है यह कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। किस छंद में विस्तार किया है बच्चे, कुंडलिया छंद में, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने अपनी कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया और साथ में कंसबद्ध नाम से इन्होंने क्या किया, एक प्रबंध काव्य लिखा, ठीक है। कंसबद्ध नाम से इन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा जो कि किस भाषा में लिखा गया प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर यह खड़ी बोली भाषा में लिखा गया। किस बोली भाषा में लिखा गया बच्चे, खड़ी बोली भाषा में। समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा तो अगला जो है, अगला नाम आ जाता है इस क्रम में राधा कृष्ण दास जी का। राधा कृष्ण दास समझिएगा ध्यान से, बहुत ही फेमस आपके भारतेंदु युग के कवि हैं और इनका संबंध जो है प्यारे बच्चे यह भारतेंदु जी से भी है, ठीक है। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। बात करते हैं देखिएगा राधा कृष्ण दास जी की। तो राधा कृष्ण दास जी का जो जीवन काल रहा था बच्चे 1865 से लेकर के 1907 ईस्वी तक रहा था। कितना ईस्वी तक, आप कहोगे सर 1865 से लेकर के 1907 ईस्वी तक। एक बार आप लोग कमेंट में लिखना, कमेंट में आप लोग हर एक चीज़ों को लिखते जाइए ताकि चीज़ें आपको याद होती जाएगी और साथ में इन सभी चीज़ों को आपको अपने कॉपी में भी नोट करना है। आप अच्छे से अपना क्या करेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स जब मैं मंगवाऊंगा भाई यूनिट खत्म होने के बाद, ठीक है,
जिस बच्चों का बहुत अच्छा नोट्स होगा उस बच्चे को अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। बात करते हैं राधा कृष्ण दास जी की, ठीक है। राधा कृष्ण दास जी का जो जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था कल्याण दास, इनके माताजी का नाम था गंगा बीवी, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? कल्याण दास, और माताजी का नाम क्या था? गंगा बीवी। इन्होंने जो साहित्य में रचनाएं की कई भाषाओं में, जैसे कि ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में इन्होंने जो है अपनी रचनाएं करी। और इनका जो मृत्यु हो जाता है बच्चे, यह 1907 ईस्वी को हो जाता है। कब हो जाता है? 1907 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली एक छोटा सा आप राधा कृष्ण दास जी के बारे में जीवन परिचय कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे इनके साहित्यिक योगदानों की। तो साहित्य योगदान के तौर पर हम बात करें तो इनके द्वारा एक ग्रंथावली लिखा गया जिसका नाम था राधा कृष्ण ग्रंथावली, ठीक है। राधा कृष्ण ग्रंथावली में जो है प्यारे बच्चे काफी सारी रचनाएं शामिल थी। जैसे कि हम बात करते हैं भारत 12 मासा, देश दशा, ठीक है। ये सारी रचनाएं जो हैं आपके राधा कृष्ण ग्रंथावली में क्या था? तो संकलित किया गया था। इसके बाद राधा कृष्ण ने जो है रहीम जी के दोहे को कुंडलियों की रचना के रूप में जो है वर्णित किया है। जैसे कि आपने यहां पर देखा था किसके बारे में? अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में देखा था कि इन्होंने जो है बिहारी जी के दोहे का कुंडलियों छंद में व्याख्या किया। उसी प्रकार से आपके राधा कृष्ण जी जो हैं यह रहीम जी के दोहे का कुंडलित छंद में व्याख्या किया है। आगे बात करते हैं इनके कविताओं में भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी देखने को मिलती है। भक्ति और श्रृंगार के साथ साथ जो है क्या क्या देखने को मिलता है? तो राजनीतिक चेतना देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनका संबंध जो है प्यारे बच्चे क्या था? तो इनका संबंध जो है यह भारतेंदु जी से था। किससे संबंध था प्यारे बच्चे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। ये जो आपके राधा कृष्ण दास जी हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरा भाई थे। क्या थे? फुफेरा भाई थे। और इसके साथ साथ यह काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यह काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रह चुके थे या थे? तो वहां पर ऑप्शन आएगा राधा कृष्ण दास, तो आप आराम से कर दोगे। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? जीवन और साहित्यिक परिचय करना है राधा कृष्ण दास जी के बारे में। चलिए आगे बच्चे जानते हैं इस क्रम में अगला नाम है आपका नवनीत चतुर्वेदी जी का। नवनीत चतुर्वेदी जी की बात करते हैं तो इसके बारे में जो है कुछ विशेष तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आपने अभी कई सारे लेखकों के बारे में पढ़ा, इसके बारे में जानकारियों की कमी नहीं है। लेकिन वहीं पर हम नवनीत जी की बात करते हैं तो नवनीत चतुर्वेदी जी के जानकारी की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां कम देखने को मिलती है। इनके जीवन काल की बात करते हैं बच्चे तो 1868 से लेकर इनका जीवन काल 1919 तक रहा था। इनका जो जन्म हुआ था 1868 में, कहां पर हुआ था? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं उस रचना के माध्यम से प्राप्त होता है। हालांकि विशेष तौर पर जो है इनके पिता के या इनकी माता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनकी एक काव्य रचनाएं हैं, उस काव्य रचनाओं के माध्यम से इनके पिताजी के बारे में ये जानकारी प्राप्त होता है कि इनके पिताजी का नाम जो था वह मुरलीधर राव था, ठीक है। इन्होंने अपने साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनकी जो मृत्यु है प्यारे बच्चे 1919 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके अगर साहित्यिक योगदान की, तो एक छोटा सा योगदान रहा था इनका साहित्य में। जैसे कि कुब्जा 25 नाम की एक काव्य कृति जो कि किसके द्वारा लिखा गया था बच्चे? तो आप कहोगे नवनीत चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इन्होंने अपनी काव्य रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और साथ में इन्होंने जो आपकी जो है कुब्जा 25 नाम की काव्य कृति लिखी, इसमें भक्ति भावना और श्रृंगार रस की प्रमुखता देखने को मिलती है, ठीक है। बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे इस क्रम में अगला जो नाम आ जाता है वह गोविंद गिल्ला भाई का आता है। किसका नाम आता है प्यारे बच्चे? गोविंद गिल्ला भाई का। गोविंद गिल्ला भाई के बारे में भी बहुत सारी जानकारियों की कमी देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें इनके जन्म की तो ऐसा कहा जाता है कि संवत 1905 ईस्वी से संवत 1919 तक जो है इनका जीवन काल रहा था, ठीक है।
संवत की बात हो रही है यहाँ पर, तो ईस्वी में इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको 45 साल पीछे जाना होगा। कहाँ जाना होगा बच्चे? 45 साल आपको पीछे जाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनका जो नाम रहा था गोविंद गिल्ला भाई था, जन्म 1905 ईस्वी में, और इनका जो जन्म स्थान था वह भावनगर रियासत के सीहोर में, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है बच्चे? मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। माता और पिता का नाम जो है इनका उपलब्ध नहीं है। ब्रज भाषा का इन्होंने साहित्य में उपयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय करेंगे एक छोटा सा। और साहित्य की बात कर लेते हैं बच्चे, तो देखिए साहित्य में जो इसका योगदान रहा था, श्रृंगार सरोजनी, पाबस पयोनिधि, इसके बाद जो है राधा मुख खोडसी, इसके बाद जो है क्या कहते हैं तो खर ऋतु, इसके बाद जो है नीति विनोद, ये सारी काव्य कृतियां जो है किसकी है? तो आप कहोगे सर यह गोविंद गिल्ला भाई की काव्य कृतियां हैं। इनकी काव्य कृतियों में ब्रज भाषा देखने को मिलती है और इसमें भी भक्ति भावना और इसके बाद प्रेम सौंदर्य की प्रधानता देखने को मिलती है। समझ गए बात? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, गोविंद गिल्ला भाई के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अतिरिक्त। देखिए भारतेंदु युग के अन्य कवियों में नवनीत चतुर्वेदी, जैसा इसके बाद दिवाकर जी, ठीक है, दिवाकर भट्ट, इसके बाद बात करते हैं तो आपके रामकृष्ण वर्मा जी हो जाते हैं, राव कृष्णदेव शरण सिंह जी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है कई सारे आपके जो हैं कवि शामिल हैं आपके भारतेंदु युग में। हालांकि ये सभी कवि जिसके बारे में मैंने आपको बताया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें को क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद हर एक चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है बच्चे। ठीक है, हर एक चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी। ठीक है, जितने भी कवि के बारे में मैंने आपको बताया है, इस कवि के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसके बाद देखिए बात करते हैं, आज जो ये भारतेंदु युग का 7वां क्लास था, इसके बाद एक क्लास आएगी मात्र भारतेंदु युग का। ठीक है, इसके बाद आपका जो भारतेंदु युग है बच्चे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, भारतेंदु युग। इससे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जितनी क्लास मैंने ली है उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इसकी 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 100% गारंटी, वारंटी नहीं जो रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, गारंटी बता रहा हूं कि अगर आप इन सभी टॉपिक, इन 8 क्लास को अच्छे से कर लेते हो तो आपको कहीं कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? तो आपको अच्छे से ये सभी क्लास को देखना है, सभी का एक अच्छा नोट्स तैयार करना है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में काम नहीं आएगा, आप फ्यूचर में जाकर के जब पीजी करेंगे बच्चे, पीजी में भी काम आएगा आपको। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप फ्यूचर में यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको बच्चे वहां भी हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखिएगा तो आपको ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस के अतिरिक्त और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो शिद्दत से आपको हर एक चीजों की जानकारी इकट्ठा करके रखनी है, अच्छे से तैयारी करना है। जब चीजें आप अच्छे से अभी से तैयार रखोगे तो आगे चलकर आपको थोड़ा बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे? चलिए, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। फटाफट से आप लोग बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी क्लास कैसा लगा। फटाफट से बताइए गुरुजी क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करना। शेयर करने में तुम लोग बड़ा कंजूसी करते हो भाई। अपने भाई को जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे आपको उतनी ज्यादा हर एक चीजें फ्री में मिलेगी। और देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं बच्चे, आपको अफवाहों से दूर रहना है। लगातार मैं आपके लिए जो है कई वर्षों से, जब आपके YouTube चैनल की बात कर ले, ठीक है, ग्रेजुएशन रिलेटेड जो है कंटेंट पूरे YouTube पर अवेलेबल नहीं था। जिस अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं उस अंदाज में, वैसे तो चैनल्स थे, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स थे जहां पर बहुत तरीके से चीज़ों को आपके बीच रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को मैंने रिप्रेजेंट किया वैसा कंटेंट उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो इस अंदाज में आपके बीच में कंटेंट लेकर आ रहा हूं तो आपका एक प्यारा सा सपोर्ट देखने को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सेशन को एक बार प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए। बिहार के वो किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। इतना इसको शेयर करो कि शेयर होते हुए जो है ना ये हमारे पास आना जब शुरू हो जाएगा ना तब समझ जाएंगे कि तू लोग भी हमारे लिए मेहनत करता है, हम मेहनत करते हैं। तो ठीक है, चलिए विशेष मुलाकात करते हैं बच्चे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।